हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का 6 सेमेस्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि हमारी यूनिट थर्ड है। फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट थर्ड करेंगे, जो कि आपका न्यूक्लियर रिएक्शन और कितने टाइप के आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं और क्यू एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने के ऊपर। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ये आपके क्या हैं। ठीक है, तो देखो, कोई भी हम रिएक्शन करते हैं उस टाइम पे क्या हो, आपका जो कंपोजिशन है आपका, यानी कि जो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, या तो उनका जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी या फिर उसके कंपोजिशन में चेंज आ जाए किसी भी सब्सटेंस के उसमें, जब हम किसी भी चीज से प्रोजेक्टाइल से उसको रिएक्ट करवाते हैं, उस टाइम पे हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। राइट, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसके लिए आपको जो भी इसमें चाहिए, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको क्या चाहिए इसके अंदर कि कोई भी बम्बार्डिंग पार्टिकल आप ले सकते हो, यानी कि अल्फा बीटा गामा या जो भी आपका मन करे आप वो वाला चीज ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, कोई भी चीज हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले जो रिएक्शन करवाई थी वो आपके रदरफोर्ड ने करवाई थी 1919 के अंदर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो हमारा नाइट्रोजन है उसको उसके मतलब बॉम्बार्डिंग करवाया था टारगेट पार्टिकल, इसके अंदर हमारा नाइट्रोजन है, और जो प्रोजेक्टाइल हमने इन्होंने लिया था वो आपका अल्फा पार्टिकल था। तो जैसे ही प्रोजेक्टाइल को इन्होंने टारगेट के ऊपर फोकस करवाया तो उनको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, और प्लस में क्या मिला, हाइड्रोजन मिला, यानी कि प्रोटॉन मिला। इसी रिएक्शन से 1919 के अंदर उनको क्या हुआ कि कोई एक फर्स्ट जो लेबोरेटरी के अंदर रिएक्शन आपकी हुई थी वो आपके प्रोटॉन की उसमें हुई थी, कि आपका जो प्रोटॉन है वो आपका इसमें से प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपका मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे टारगेट और आपका जो पार्टिकल जो आपका प्रोडक्ट बना है वो आपका यहाँ पे होगा, और प्रोजेक्टाइल और जो आपका आउटगोइंग पार्टिकल होगा वो यहाँ पे आपका प्लेस होगा। ठीक है, इसको आप हमेशा इस फॉर्मेट को ध्यान में रखोगे कि जो भी इक्वेशन है आपकी इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इन्होंने इसको एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्म में इनको दिया कि कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसको हमारे टारगेट न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एक आपको प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिलेगा वहां पे और एक आउटगोइंग पार्टिकल मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है और आउटगोइंग पार्टिकल है उसको तो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और यहाँ पे जो आपका टारगेट है प्रोजेक्टाइल और आउटगोइंग पार्टिकल को आपने ब्रैकेट में लिखा है, और टारगेट और आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियस को आपने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, ये चीज हमें जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब हमें करना है कि हमारे कितने टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपके पास आती है स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग आती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कॉलिजन या जिस भी टाइप का आप बोलो, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका इलास्टिक स्कैटरिंग उसमें हो कि जो रिएक्शन है आपस में जो कॉलिजन है उस टाइम पे हमारे जो एक की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो हमारी लॉस ना हो। ठीक है, उस टाइप की आप क्या बोलोगे कि जो आपका स्कैटरिंग, जो आपकी रिएक्शन है वो इलास्टिक स्कैटरिंग टाइप की रिएक्शन होगी। ठीक है, इसके अंदर देखो, जैसे सबसे पहले इन्होंने इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का 1911 के अंदर हमारी जो रिएक्शन हुई थी उसी को ही कंसिडर किया है, जहां पे क्या हुआ कि जो आपका गोल्ड फॉइल था उसके साथ में जब आपने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया था, यानी कि प्रोजेक्टाइल क्या है बेटा, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, और जो टारगेट है वो आपका गोल्ड फॉइल है। जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करते हैं उस टाइम पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो आपका जो टारगेट था वो आपका एज इट इज प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका वहां पे मिल गया है, और जो आपका आउटगोइंग पार्टिकल गया है वो आपका हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल ही चला गया है। तो इसके अंदर आप ध्यान रखोगे कि इसके अंदर हमारे जो आउटगोइंग पार्टिकल है वो हमारा एज इट इज है आपका, जैसा आपका इंसिडेंट पार्टिकल था। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्टाइल था, ऐसा ही आउटगोइंग पार्टिकल है, और इसके ऊपर टारगेट के ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक,
उसके बाद हमारे पास आता है इसके अंदर इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इनइलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है आपकी। इस वजह से जो हमारा पार्टिकल जो टारगेट था उसको मैंने जो आपका प्रोजेक्टाइल था, जैसे ही मैंने उसको इंसिडेंट करवाया अपने टारगेट यानी कि लिथियम के ऊपर, तो टारगेट देखो इनइलास्टिक और इलास्टिक दोनों के अंदर जैसा आपका वो था, आपका आउटगोइंग पार्टिकल है वो एज इट इज है जैसा इंसिडेंट पार्टिकल आपका यानी कि प्रोजेक्टाइल था। लेकिन इनइलास्टिक के अंदर क्या होता है, एनर्जी का थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। अगर इसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है तो ये गेन कर रहा है। जैसे ही लिथियम ने इस एनर्जी को गेन कर लिया, वो कहाँ पहुंच गया बेटा, आपका एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। ठीक है, अब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया और ये आपका आउटगोइंग पार्टिकल हो गया। लेकिन आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल आपका एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। तो गामा रे या फिर आपका जो ये एच एनर्जी है वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे से रिलीज हो जाती है। ठीक, उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आता है डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन के अंदर क्या है, आपका वेरियस टाइप्स के रिएक्शंस होती हैं। जैसा हमारा क्या है इसके अंदर पीछे जो हमने किया था उसके अंदर आपका इंसिडेंट पार्टिकल और जो आपका आउटगोइंग पार्टिकल है वो सेम था। ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट निकला था वो वैसे तो सेम ही था, लेकिन हाँ एक्साइटेड स्टेट में इन इलास्टिक में चला गया, इलास्टिक के अंदर एज इट इज ही था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका चांसेस हैं कि आपका जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो आपका या तो एब्जॉर्ब हो जाए और जो आपका प्रोडक्ट और आउटगोइंग पार्टिकल है वो आपके अलग अलग निकले, आपके टारगेट और जो इंसिडेंट पार्टिकल है उनके जैसा नहीं निकलेगा। तो इन्होंने डिसइंटीग्रेशन यानी कि वेरियस टाइप्स के आपके इसके अंदर रहेंगे रिएक्शंस। ठीक है, और इसके अंदर इंसिडेंट पार्टिकल फुल्ली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है कई कई बारी। ठीक है, और जो न्यू आउटगोइंग पार्टिकल है वो आपका न्यू पार्टिकल जो है वो आउटगोइंग पार्टिकल निकलेगा इसके अंदर। ठीक, तो फर्स्टली हम लेके चलते हैं प्रोटॉन के साथ में रिएक्शन। आपने बेरिलियम लिया, बेरिलियम का हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन के साथ में रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे हमें लिथियम और आपका अल्फा पार्टिकल मिल गया। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो आपका टारगेट था वो हमारा चेंज हो गया है, प्रोडक्ट पूरा टारगेट के जैसा नहीं है। और सेकेंडली जो हमने इसके अंदर आपका इंसिडेंट यानी कि पार्ट जो प्रोजेक्टाइल था वो लिया हुआ था वो भी हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके अंदर ड्यूट्रॉन की रिएक्शन। ठीक है, अब इनमें आपको इतने सारे रिएक्शंस की जरूरत नहीं है, आप एक रिएक्शन को ध्यान में रखिए, औरों को आप अपने आप बना सकते हो। ठीक है, अब सेकेंडली हमारे पास है ड्यूट्रॉन की रिएक्शन। ड्यूट्रॉन की रिएक्शन जो है हमने इसके साथ करवाया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रख सकते हो कि ये किसका एग्जाम्पल है, आपका पी अल्फा का, यानी कि क्या है, आपने प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करवाया और आउटगोइंग पार्टिकल आपका अल्फा निकला। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका ड्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो डी अल्फा, यानी कि क्या है, ड्यूट्रॉन जो है वो आपका एब्जॉर्ब होगा और अल्फा पार्टिकल वहां पे आउटगोइंग पार्टिकल की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लिथियम के साथ में ड्यूट्रॉन की रिएक्शन करवाई तो दो अल्फा पार्टिकल आपके वहां से एमिट हो गए हैं। तो यानी कि एक तो आपका प्रोडक्ट निकला है, दूसरा वहां से आउटगोइंग पार्टिकल है जिसको मैं इस फॉर्म के अंदर मेंशन कर सकती हूँ। ठीक, उसके बाद आपके पास है अल्फा पार्टिकल के साथ रिएक्शन। अगर अल्फा पार्टिकल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसमें क्या है, अल्फा पार्टिकल आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और लाइट टारगेट निकलेगा इसके अंदर से। ठीक है, और आपका कुछ ना कुछ एनर्जी यानी कि आपकी गामा रे की फॉर्म में वहां पे और चीज निकलने के ज्यादा चांसेस है। ठीक, तो जैसे आपने लिथियम की रिएक्शन करवाई वहां पे अल्फा पार्टिकल के साथ, तो वहां पे बेरिलियम हमें मिल गया है और साथ में कुछ ना कुछ गामा रेज भी वहां से एमिट हुई है। ठीक, जब आप रिएक्शन करवाते हो अल्फा पार्टिकल के साथ तो पॉसिबल है हमें वहां की एनर्जी, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि लाइट टारगेट न्यूक्लियस तो मिल ही रहा है वहां पे। ठीक है, यानी कि आपका ये आपका है। ठीक है, एब्जॉर्ब ये लाइट टारगेट न्यूक्लियस के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है, जहां से आपको ये प्रोडक्ट मिला है और कुछ आपकी गामा रे एमिट हुई है। ठीक है, लेकिन गामा रे के साथ में जब आप अल्फा पार्टिकल के और रिएक्शंस करवाते हो तो आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरीके की चीजें भी एमिट होती हुई नजर आएंगी। ठीक,
उसके बाद हमारे पास है विद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के साथ में हम रिएक्शंस करवाते हैं तो भी हमें इस तरीके से, यानी कि जो आपका पार्टिकल है वो आपका टारगेट अलग मिल सकता है, वो आपका आइसोटॉप भी अलग हो सकता है, कैसा भी उसमें है प्रोडक्ट हमें अलग मिल सकता है, और आउटगोइंग पार्टिकल भी आपका अलग ही होगा। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट इसके अंदर आती है रेडियो एक्टिव कैप्चर। रेडियो एक्टिव कैप्चर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इसके अंदर हम लो एनर्जी की चीज जो देते हैं वो हमारा टारगेट न्यूक्लियस के द्वारा क्या किया जाता है, आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और हाईली एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल है ये इसके साथ रिएक्ट करवाएगा, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसको एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहले लेके जाएगा। ठीक है, अब ये एक्साइटेड स्टेट में तो रहेगा नहीं, इसीलिए वो जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी यानी कि गामा रे को भी वहां पे एमिट करता है। ठीक, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे फोटो डिसइंटीग्रेशन या फिर फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। तो फोटो डिसइंटीग्रेशन और फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे कि ये फोटो के नाम से, इसका मतलब जो भी रिएक्शन होगी जिस भी के साथ भी, उसके अंदर हमें फोटो यानी कि हमें गामा रे के साथ क्या करना है, क्योंकि फोटॉन्स जो होते हैं वो हमारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और पैकेट्स ऑफ एनर्जी कितने होता है, उसकी एनर्जी एच न्यू यानी कि आपका गामा रे ही होता है, राइट। अगर वो गामा रे है तो हम उसको इस तरीके से करके रिएक्ट इसके साथ करवाएंगे, तो जैसे ही आपका हाइड्रोजन जो ड्यूटोरियम है उसका हमने गामा रे के साथ रिएक्शन करवाया, तो वहां पे प्रोटॉन प्लस में एक न्यूट्रॉन आपको वहां पे मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस टाइम पे जो आपका गामा रे फोटॉन्स जो रिक्वायर है इसके अंदर, वो उसकी जो मिनिमम एनर्जी है वो 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। ठीक, यहाँ पे जैसे हमने एल्यूमिनियम की जो है वो रिएक्शन करवाई इसके साथ में, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, यहाँ पे ये आउटगोइंग पार्टिकल हो गया आपका प्रोटॉन, और ये हमारे पास टारगेट वो प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, देखो यहाँ पे देखो कि एक बारी आपने मैग्नीशियम की जब प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करवाई तो एक्साइटेड स्टेट में एल्यूमिनियम आपको मिल गया था, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर आने के लिए उसने गामा रे को एमिट किया। अब एल्यूमिनियम को अगर मैं इतनी एनर्जी दे दूं, इसने ये एमिट करी थी, अगर इसको यही एनर्जी दे दूं ना तो रिवर्स में आपकी यही प्रोसेस बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव कैप्चर और आपका फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस चलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका डायरेक्ट रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर आप सिंपल कोई भी कर रहे हो तो हमें इस तरीके की रिएक्शन मिल जाएगी जिसके अंदर कोई इंसिडेंट पार्टिकल है, ठीक है, वो टारगेट के साथ आपका रिएक्ट करता है, तो आपको वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, हमें आउटगोइंग पार्टिकल और एक टारगेट उसमें वो प्रोडक्ट उसमें मिल जाता है। ठीक है, जब इस टाइप की रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं पिकअप रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आता है इनवर्स ऑफ पिकअप रिएक्शन, हमारे पास होता है आपका स्ट्रिपिंग रिएक्शन होता है। दो रिएक्शन ये बहुत जरूर पूछी जाती है कि आपका इसके अंदर क्या है, आपका पिकअप रिएक्शन क्या होती है और स्ट्रिपिंग रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो सिंपल उसमें हम ये बोल देते हैं कि ये पिकअप रिएक्शन है। ठीक है, और जब प्रोजेक्टाइल हमारा कंसिस्ट होता है मोर देन 1 न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रिपिंग रिएक्शन। लेकिन अगर एक ही न्यूक्लियॉन के साथ टारगेट को रिएक्ट करवाया जाता है उसको बोलते हैं पिकअप रिएक्शन। जब एक ही न्यूक्लियॉन के साथ में हम इस टारगेट को रिएक्ट करवाते हैं, कोलाइड करवाते हैं, तो जो रिएक्शन आती है उसको पिकअप रिएक्शन बोलते हैं। और जब हमारे एक से ज्यादा इसके अंदर होते हैं तो इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियॉन्स इंसिडेंट उसमें हमारे ऑन द टारगेट पर न्यूक्लियस, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे जो भी इसमें मिल रहा है, इस टाइप की रिएक्शन हमारी क्या होती है, आपकी स्ट्रिपिंग रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद आता है फिजन एंड स्पेलिशन रिएक्शन। ठीक है, तो फिजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो टारगेट न्यूक्लियस है उसका जैसे ही हम प्रोजेक्टाइल के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं वो हमारे दो लाइटर पार्टिकल के अंदर टूट जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी है, ठीक है, और जो टारगेट न्यूक्लियाई है वो हमारे 20 से 30 आपके जो न्यूक्लियॉन्स है और अल्फा पार्टिकल्स वगैरह और एनर्जी के अंदर अगर
आपके स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे अगर लाइटर न्यूक्लियर के अंदर हो रहे हैं तो हम उसको जस्ट फिजन बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपके इतने 20 टू 30 न्यूक्लियॉन्स उसमें से एमिट हो रहे हैं, उसमें स्प्लिट हो रहा है वो, और साथ में अल्फा पार्टिकल्स आपके उसमें हो रहे हैं, ठीक है, लिविंग बिहाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द स्मॉलर मासेस, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्पेलिशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आपके पास आता है इसके अंदर हैवी आयंस एंड हाई एनर्जी रिएक्शंस, यानी कि आपने जो भी रिएक्शन करवाई है, अभी तक तो हम लाइट ले रहे थे, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बीटा तो आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके साथ करवाई थी, लेकिन अब एक पार्टिकल की दूसरे हैवी के साथ या हाई एनर्जी के साथ रिएक्शंस करवा दें हम, जैसे अब यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम की कार्बन के साथ में रिएक्शन करवा दी, ठीक है, तो ये हैवी आयंस हो गया आपका। इस टाइप से रिएक्शंस होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, आपका हैवी या हैवी एनर्जी रिएक्शंस बोलते हैं, करेक्ट। अब इसके अंदर क्या है, अब हाई एनर्जी रिएक्शन क्या हो जाएगी, जब आपने ज्यादा एनर्जी दे रखी हो इसके अंदर, जैसे आपने पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा जिनकी एनर्जीज रहेंगी, उन पार्टिकल्स को जब इनके साथ कंसिडर किया जाता है, रिएक्शन करवाई जाती है, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक। अब आपके पास आता है कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। कंजर्वेशन लॉज के लिए आपको न्यूक्लियर प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आपने क्या क्या दिखाया था बेटा, चार्ज दिखाया था, मास नंबर दिखाया था, ठीक है, और क्या दिखाया था, पैरिटी बताई थी आपने, बहुत स्टैटिस्टिक्स बताई थी, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट भी बताया था, आइसोस्पिन्स बताई थी, ठीक है। तो यही चीजें आपको क्या बतानी है, एनर्जी बताई थी, तो यही चीजें आपने क्या बतानी है, बाइंडिंग एनर्जी बताई थी ना, तो ये चीजें आपको क्या बतानी है कि ये हमारी कंजर्व्ड है। जब कोई भी आप न्यूक्लियर रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन करते टाइम आपकी ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, कंजर्व्ड रहनी चाहिए, ठीक। अगर वो हमारी कंजर्व्ड रहेंगी तो हम कैसे दिखा सकते हैं, कंजर्व्ड कोई भी रिएक्शन कैसे दिखा सकते हो कि बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन और आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन वो चीज क्या है, आपकी कंजर्व्ड रह रही है, तो आप उस चीज को क्या कह दोगे कि वो हमारी क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। जैसे आपने चार्ज देखा, रिएक्शन से पहले जब आपने सबके चार्ज देख रखे थे और रिएक्शन होने के बाद में आपने चार्ज देखे तो वो सारे कैसे आए, आपके इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका चार्ज है वो कंजर्व्ड हो गया, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर भी आप इसी तरीके से बता सकते हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में हमारे जो मास नंबर है वो आपके इक्वल है, तो मास नंबर आपका कंजर्व्ड हो गया, ठीक। उसके बाद मास एनर्जी है, तो मास एनर्जी रिलेशन को आप अपने जो हमारे आइंस्टीन के रिलेशन था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको बता सकते हो, ठीक है। आपने जो भी, जैसे ये आपकी रिएक्शन थी, ठीक है, इस रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको बता के यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी, तो इसको कैलकुलेट करके हम इसको भी बता सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि इसके अंदर कोई भी रिएक्शन हम करते हैं, ठीक है, तो हमारा मास जो है वो हमारा कंजर्व रहे ना रहे, लेकिन जो एनर्जी है वो टोटल आपकी क्या रहनी चाहिए, आपकी कंजर्व्ड जरूर रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, लीनियर मोमेंटम आता है, तो लीनियर मोमेंटम के अंदर हम क्या कहेंगे कि बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन आपका क्या रहना चाहिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम भी सेम यही कहेंगे कि वो हमारा कंजर्व्ड रहना चाहिए। स्पिन एंड स्टैटिस्टिक्स आपकी वो भी क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप बता सकते हो कि हम क्वांटम को लेंगे, अगर आपका बोसॉन्स है तो आपका वो क्या रहेगा, आपका इवन मास नंबर रहेगा, और आपका फर्मियंस है तो आपके पास ऑड मास नंबर रहेगा, ठीक है। पैरिटी भी यही कहेंगे कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन पैरिटी क्या रहनी चाहिए, आपकी कंजर्व रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी इसके अंदर क्या है, आपके पॉइंट्स है जो आपको वहां पे डिस्कस करके आने हैं। अब आपके पास आता है यहाँ पे Q वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सपोज आपने क्या कर रखा है, Q वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि Q वैल्यू है क्या, राइट। देखो हमने क्या कर रखा है, यहाँ ये रिएक्शन ले रखी है, ठीक है, जिसके अंदर A क्या है, आपका प्रोजेक्टाइल है, X आपका टारगेट है, Y आपका प्रोडक्ट है, और B आउटगोइंग पार्टिकल है। ये आपकी कोई रिएक्शन ले रखी है, मैंने इस X को क्या लिया, रेस्ट में ले लिया। जैसे ही इसको रेस्ट में लूंगी और किसी भी पार्टिकल को उसके ऊपर इंसिडेंट करूंगी
होंगी तो मेरे पास एक तो प्रोडक्ट निकलेगा और एक आउटगोइंग पार्टिकल निकलेगा, ठीक है। अगर ये रेस्ट में ले लिया तो इसका मतलब इसका कोई भी हमारी वेलोसिटी नहीं होगी। अगर इसकी वेलोसिटी नहीं है तो यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मेरे पास नहीं होगी, ठीक है। तो मास तो हम इन सबका बता सकते हैं चारों का, लेकिन जो एनर्जी है, क्योंकि मोशन के अंदर, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल इसको इंसिडेंट करने के लिए जा रहा था, तो ये इंसिडेंट पार्टिकल है, तो इसके पास वेलोसिटी पर्टिकुलर वी ए की होगी, ठीक है। ये आपके दोनों प्रोडक्ट और जो आपका आउटगोइंग पार्टिकल था ये भी वहां से निकल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी इनकी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किसकी होगी, आपकी ए की, वाई की एंड बी की, ठीक है। अब क्योंकि जो मेन चीज थी आपका कंपोजिशन जो हमें फोकस रखना है, एक तो आपका टारगेट क्या था, एक प्रोडक्ट क्या था, इसीलिए हम इन्हीं दोनों का मास को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देंगे और सबके मास को स्मॉल से कर देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, मास एनर्जी रिलेशनशिप जो है वो आपका कंजर्वेशन लॉ था उसको अप्लाई कर दिया। अगर उसको अप्लाई कर रहे हैं तो इस पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा आपका ma c² प्लस में ea x, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी तो सिर्फ मास था, mx c² हो जाएगा। आउटगोइंग पार्टिकल के लिए y के लिए, क्योंकि मूव भी कर रहा था तो एनर्जी तो है और मास भी है, my c² प्लस में ey हो जाएगा। बी के लिए करेंगे तो eb mb c² आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब Q वैल्यू क्या होता है, Q वैल्यू होता है कि कोई भी हमारी रिएक्शन हो रही थी उसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज की गई, ठीक है, उसको जो बताता है वो आपका कौन है, आपका Q वैल्यू है कि कितनी, अगर पॉजिटिव है तो कैसा रहेगा, ठीक है, और नेगेटिव है तो आपकी एब्जॉर्ब हो गई है, पॉजिटिव है तो रिलीज हो गई है, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है। अब ये कहता है कि इसका मेन चीज क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन जब भी होती है तो आपको दो फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। एक तो या तो क्वेश्चन के अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी या फिर आपको मासेस गिवन होंगे, ठीक है। जब मासेस गिवन होते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, रिएक्टेंट का मास माइनस में प्रोडक्ट का मास करना होता है। जब काइनेटिक एनर्जी होती है तो प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी माइनस में रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बोल रहे हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस में टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हमारे पास आएगी, क्योंकि इसकी एनर्जी है आपकी ई बाई, इसकी ई बाई, इसकी ई ए, एक्स आपका रेस्ट में था तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी हो गई ई बी प्लस में ई बाई माइनस में ई ए, हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, क्यू वैल्यू। लेकिन इतना से भी हमारे पास इसको सॉल्व करके नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना एक जो अभी हमने बताया कि इसको हमने रेस्ट में ले रखा है, इसको इंसिडेंट करवाया तो ये हमारे पास एमिट हो गई, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपर वे से करके उसको रिएक्ट करके दिखाएंगे, ठीक। देखो यहाँ पे हमने लिया कि ये हमारे पास रेस्ट में था, ठीक है, इसका एक्स हमारे पास है और इस पार्टिकल को हमने इंसिडेंट करवाया था v वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट निकल गया और साथ में आउटगोइंग पार्टिकल निकल गया। हमने मान लिया जो प्रोडक्ट इसमें से रिलीज हुआ है वो आपका अल्फा पार्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना के एक्स एक्सिस के साथ रिलीज हुआ है और इसको हमने बीटा एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ रिलीज करवाया है, ठीक है। और ये जो आपका ए जो है एक्स के साथ इंसिडेंट हो रहा है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, वाई के अंदर कोई आपका इसके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब आपको पता है जब इस टाइप का रिएक्शन हम जब भी करते हैं तो हम इसके अंदर क्या देखते हैं, दो चीजें देखते हैं कि एक तो एनर्जी कंजर्व्ड है कि नहीं, एक देखते हैं इसके अंदर की मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, आप देखो वहां से आपने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया था ना, तो ये देखो आपका इसके इक्वल हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या दिखाया, देखो यहाँ पे इसको क्या किया आपने, ये चीज थी, ठीक है। तो ई ए को आप इसी साइड ले जाओ और यहाँ पे ई वाई ई बी और माइनस ऑफ ई ए आ जाएगा। इसका रिजल्ट कितना आया, एम एक्स c² प्लस में एम ए c² माइनस में एम वाई c² माइनस में एम बी c²। इसका मतलब क्या हुआ, एम एक्स और एम ए c² पॉजिटिव में है, माइनस में गए आपका एम वाई और एम बी, यानी कि जो प्रोडक्ट का आपका पास मास था वो आपका सब्ट्रैक्शन में गया और जो आपका रिएक्टेंट का था वो आपका पॉजिटिव रहा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के केस के अंदर प्रोडक्ट का प्लस में रहता है और रिएक्टेंट का माइनस में रहता है, मास के केस में रिएक्टेंट का पॉजिटिव रहता है और आपका प्रोडक्ट का नेगेटिव रहता है, मास में अपोजिट होता है, ठीक।
अब देखो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें जो हमने बताई थी वही आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब आप इसमें मोमेंटम को कंजर्व करवा दो, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने अलोंग द एक्स एक्सिस देखा, अलोंग एक्स एक्सिस देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एम ए बी ए किसके इक्वल हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ये आपका रिएक्टेंट में तो यही आएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ रिएक्टेंट के अंदर दो थे तो आपका वाई और आपका बी दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मोमेंटम बता रहा है। वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग बताएंगे तो एम कैपिटल एम वाई और वी वाई आपका, और एंगल बन रहा है कोस अल्फा। कोस क्यों लिखा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ इसने एंगल बना रखा था तो ये कोस ऑफ अल्फा हो गया। इसका करेंगे तो एम बी वी बी और ये कितना हो जाएगा कोस ऑफ बीटा हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने वाई एक्सिस के अलोंग कंट्रीब्यूशन दिखाया तो क्योंकि ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था यहाँ पे भी 0 है, और ए सिर्फ प्रोजेक्टाइल जो पार्टिकल था वो इंसिडेंट हो रहा है ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, तो वाई का कंट्रीब्यूशन उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये तो इसने क्या बना रखा है एंगल की फॉर्म में यहाँ पे इंक्लाइंड है तो इसको हम रिजॉल्व कर रहे थे, एक्स एक्सिस के अलोंग किया तो कॉस में हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे तो साइन में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका एम वाई वी वाई साइन ऑफ अल्फा, और इसका कितना हो जाएगा एम वाई वी वाई कॉस साइन ऑफ बीटा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे इसीलिए यहाँ पे कितना हो गया माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक। ये किसमें आ गया आपका माइनस साइन के साथ आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है इन दोनों इक्वेशंस को करना है, तो यहाँ से आपने एम बाई बी बाई साइन ऑफ अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा एम बी वी बी साइन ऑफ बीटा के, ठीक है। तो यहाँ से कोस ऑफ अल्फा को भी मैं इसी साइड ले जाती हूँ, तो एम बाई बी बाई कोस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा एम ए बी ए माइनस में एम बी वी बी कोस ऑफ बीटा। यहाँ से कितना हो गया एम बाई वी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू एम बी वी बी साइन ऑफ बीटा हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड कर दो, ठीक है। इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो और ऐड कर दो। इन दोनों को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला अलग ऐड होगा और राइट हैंड साइड वाला अलग ऐड होगा, ठीक है। इधर इसको ऐड कर रहे हैं तो ये तो आपका किसमें हो गया, देखो यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं तो ये तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर एम एम वाई का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। यहाँ पे अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसका तो कितना हो जाएगा एम बी का स्क्वायर वी बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, लेकिन ये दो चीजें हैं तो यानी कि दोनों को ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उससे ओपन करेंगे तो एम ए का स्क्वायर वी ए का स्क्वायर प्लस में एम बी का स्क्वायर वी बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस में आपका 2 एम ए वी ए एम बी वी बी कॉस ऑफ बीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से इसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। अब अरेंज करने के बाद एम वाई का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए का स्क्वायर वी ए का स्क्वायर प्लस में एम बी का स्क्वायर वी बी का स्क्वायर माइनस में 2 एम ए वी बी कॉस बीटा आपके पास आ गया, लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो क्योंकि बी की फॉर्म में हमने जो ऊपर क्यू वैल्यू का रिलेशन है बी की फॉर्म में कुछ नहीं बता रखा तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। अगर हमें उसको हटाना है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो इसको एनर्जी की फॉर्म में बता दो, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बता दो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अगर ए क्योंकि मूव कर रहा है आपका प्रोजेक्टाइल यानी कि ए, आपका प्रोडक्ट यानी कि वाई और आपका आउटगोइंग पार्टिकल मींस आपका बी, ठीक है। ये आपके मूव कर रहे हैं तो यहाँ से हमने इस रिलेशन के अंदर पुट कर दिया आपका ए बी आपका प्रोजेक्टाइल आपका वाई यानी कि प्रोडक्ट और बी यानी कि आपका आउटगोइंग पार्टिकल, ठीक है। इन सबको आपने वहां पे पुट कर दिया और वहां पे वी ए की वैल्यू निकाल ली, वी ए वी बी और वी वाई की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या किया, देखो नीचे ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर इसको पुट कर दिया, ठीक है। इनके अंदर पुट करने के बाद आपके पास जो आपका आया है रिजल्ट वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या चाहिए, पीछे आपके पास जो रिएक्शन थी वो ये थी ई बी माइनस ई ए प्लस ई वाई, ठीक है। तो यहाँ से एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि हम ई वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने इसको यहाँ पे मास जो आपका प्रोडक्ट था पूरा ओवरऑल उसमें थ्रू आउट उसको कैंसिल कर दिया तो डिनोमिनेटर में यहाँ आ जाएगा और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 2 से भी कर दिया तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब ये कहता है कि अगर ये आपके पास रिजल्ट आ गया तो यहाँ पे हमने जो यहाँ प्लस में ई वाई था उसका रिजल्ट आपने यहाँ लिख दिया और यहाँ से देखो हम ई ए को और ई बी को कॉमन कर सकते हैं। अगर ई ए को कॉमन करेंगे तो एम ए एम वाई और ये माइनस का 1 हो जाएगा और ई बी को कॉमन करेंगे तो ई बी कॉमन होएगा तो स्मॉल एम बी कैपिटल एम वाई प्लस का 1 आपका करके ये कॉमन आ जाएगा। इस क्वांटिटी को एज इट इज रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको इस तरीके से फिर दोबारा भी लिख सकते हैं, या तो ये ध्यान रख सकते हो या ये ध्यान रख सकते हो। तो ये दोनों रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रही हैं क्यू वैल्यूज को, ठीक।
उसके बाद अब इसका स्पेशल केस आता है कि अगर जो हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल है, अगर वो मेरे इंसिडेंट पार्टिकल के परपेंडिकुलर चला गया, ठीक है, परपेंडिकुलर चला गया तो आपका बीटा किस में हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर बीटा 90 डिग्री हो गया तो ये पूरा का पूरा फैक्टर आपका 0 हो जाएगा और क्यू वैल्यू सिर्फ इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, क्यू वैल्यू सिर्फ इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, आपका क्यू वैल्यू तक का टॉपिक कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्यू वैल्यू के अंदर एक्सॉर्जिक एंड एंडोर्जिक हमारे पास रिएक्शंस आती हैं, जिसके अंदर हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है, हम वो वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स।